जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्त, अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। और पहले तो एक बार नज़र करेंगे इन पे, ये वो मेरे सभी दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हरियाणवी भैया कह रहे हैं जय भीम जय भारत, भैया जय भीम जय भारत। और यहाँ पे सागर कुमार कह रहे हैं 1937 में हुआ था ये रेडियो वाला, तो भैया किसी का आंसर बता रहे हैं। और यहाँ पे देखो दिलकुश कुमार कह रहे हैं वेरी नाइस भैया, वेरी नाइस, धन्यवाद। और शिव कुमार कह रहे हैं हर हर महादेव भैया, जय बोले हर हर महादेव, जय शिव शंभू। और यहाँ पे अजय कुमार भैया कह रहे हैं थैंक यू सर फॉर प्रैक्टिस विथ यूज़। भैया आपका स्वागत है। और देखो कृपया हिंदी में यार बताया करो। और सोनू कुमार यहाँ पे कह रहे हैं भैया, स्टिकर भेज रहे हैं भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर जोहिया कह रही हैं 23 का यूएसए होगा सर। बिल्कुल बेटा, आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और चलते हैं इसी के साथ अपने क्लास की तरफ। और यहाँ पे दिया गया है कि शाखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे, शाखें अगर रहीं तो पत्ते भी आएंगे, दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। तो बिल्कुल सही बात है। एक मौसम पेड़ की भी ज़िंदगी में आता है, जब पतझड़ हो जाता है तो बस वैसा ही होता है। जब मुश्किलें आए तो समझ जाना कि अब बहुत जल्दी सफलता आने वाली है आपके पास। तो चलते हैं अपने क्लास में और देखते हैं आज हमारे लिए क्या है पहला प्रश्न। तो यहाँ पे कहा गया है हाल ही में कहाँ रुद्रम सेकेंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो कहाँ पर ये परीक्षण किया गया है। और देखो ये करंट के क्वेश्चन हैं और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ओडिशा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि ओडिशा के तट के पास भारतीय वायुसेना के जो वो फाइटर जेट था, लड़ाकू विमान ASU 30 MKI द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे बोला गया है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। और ये देखो इम्पोर्टेंट हैं इस प्रकार के प्रश्न। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा, पद का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 52 में किया गया है। और यहाँ पे अनुच्छेद 53 भी दे रखा है। 53 में क्या किया गया, तो याद रखना संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति का जिक्र किया गया है। और यहाँ पे देखो अनुच्छेद 54 जो है इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति जी को क्या मिलता है, तो याद रखना इसमें राष्ट्रपति जी का निर्वाचन आ जाता है। तो ये आप तीनों को याद रखेंगे। और देखो राष्ट्रपति जी से जो संबंधित अनुच्छेद हैं वो याद रखना 52 से स्टार्ट हो जाते हैं और 52 से कहाँ तक, 61 तक। और ये जो 61 है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें महाभियोग की कार्रवाई राष्ट्रपति जी पे की जाती है, जिसके तहत उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना लोथल हो जाएगा यहाँ पे भोगवा नदी। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और रावी नदी के किनारे याद रखना क्या है, हड़प्पा, क्या है, हड़प्पा स्थित है, ठीक है। और घग्गर के किनारे क्या स्थित है बताओ, तो ये हो जाएगा कालीबंगा, जहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ वगैरह मिली थी, कालीबंगा, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। कालीबंगा, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है, कालीबंगा याद रखना। और देखो भोगवा हो ही गया। सिंधु जो है, सिंधु के किनारे मोहनजोदाड़ो जो है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ पे आपको कोई अगर दिक्कत आई हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो पीडीएफ के लिए मैं रोज़ कहता हूँ कि दोस्त बिल्कुल फ्री पीडीएफ, किसी से कोई पैसा नहीं लगना है। आप पीडीएफ के लिए बस क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन वाला बटन दबाओगे आप ज्वाइन हो जाएंगे, जैसे भी पीडीएफ पड़ेगी आपको तुरंत मिल जाया करेगी। और मैं आपको बता दूं इसके लिए आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बोल देना, या किसी ने पहले ही बोल रखा हो तो रिप्लाई में चेक कर लेना, मैंने लिंक को शेयर किया होगा टेलीग्राम के, उस लिंक पे जाके आप क्लिक करना और सीधा ज्वाइन कर लेना। और देखो यहाँ पे दिया है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है।
प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? इसका सीधा सा अर्थ है, पहले तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उसका आंसर करेंगे कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे आपका प्रश्न का जो जवाब है वो सही हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप मेरी तरह गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपने देखा होगा कि खेतों में क्या होता है, खेतों में घर में अब आदमी जो हैं वो 4 है या 8 है, अब इनको रोज़गार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली तो क्या करेंगे? 8 के 8 खेत में काम करेंगे, लेकिन वहाँ पे आवश्यकता है 2 व्यक्तियों की, लेकिन कर रहे 8 व्यक्ति। तो ये क्या है? ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ऐसे आप याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? यहाँ पे की नहीं है, कि थोड़ा एरर हो गया। 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो याद रखना, देखो ये इंपॉर्टेंट है और ये करंट का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो भारत की रैंकिंग है वो है 39वीं स्थान। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है? सही जवाब है। टोटल कितने देश आते हैं इसमें? तो याद रखना 119 देश होते हैं। कितने? टोटल 119 देशों की रैंकिंग होती है, जिसमें से भारत 39वें स्थान पर है। तो ये आपके लिए देखो इम्पोर्टेंट था और इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे दिया है भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से चलती है और कहाँ तक जाती है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए अटारी से लाहौर तक, मतलब अटारी जंक्शन से लाहौर जंक्शन। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पहले तो आप ये बताइए कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है और कौन कौन राज्यों से गुजरती है? तो अगर ये पता होगा तो आप कर ले जाएंगे, और नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। देखो मिजोरम से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है और गुजरात से भी गुजरती है, ठीक है। और आपके पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है। और राजस्थान मतलब आरजे राजस्थान से भी गुजरती है। और गुजरात में बता चुका हूँ। एमपी याद रखना, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। और मध्य प्रदेश के बाद आप झारखंड को याद रखना, झारखंड से भी गुजरती है। और आपके छत्तीसगढ़ से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है। तो देखो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड 3 और ये 4 और राजस्थान 5 और ये 6, 7, 8, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड याद रखने हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो दोस्त यहाँ पे बोला गया है भारत के किस राज्य में माना दर्रा स्थित है? देखो दर्राए वगैरह पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे अगर माना दर्रा आपको पता होगा तो आप तुरंत बताएंगे यूके मतलब उत्तराखंड में स्थित है। और ये कुमाऊं क्षेत्र में है, कुमाऊं क्षेत्र में है, ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे कुमाऊं रेजिमेंट भी तो है ना, सेंटर और रानीखेत में। मैं जा चुका हूँ वहाँ पे टीए की भर्ती देखने के लिए, पता है। और मैं बता दूं, देखो उत्तराखंड में एक तो आपका माना दर्रा हो गया, एक याद रखना लिपू लेक दर्रा। कौन सा? लिपू लेक दर्रा। तो लिपू लेक दर्रा जो है वो भी आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। एक याद रखना नीति दर्रा, नीति दर्रा ये भी आपका उत्तराखंड में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो जम्मू कश्मीर से बताओ अगर कोई याद आ रहा हो तो। मुझे तो एक याद आ रहा है बुर्जला दर्रा, बुर्जला दर्रा, ठीक है, बुर्जला दर्रा, यहाँ पे बुर्जला दर्रा। तो बुर्जला दर्रा है। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं बताओ? हिमाचल प्रदेश में एक तो आपका सिपिकाला दर्रा है, वाड़ा लाचा दर्रा है और रोहतांग दर्रा है। तो ये तीनों दर्रे आप याद रखेंगे, आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है? अभी राष्ट्रपति जी का हम लोग बात कर रहे थे, अब यहाँ पे उपराष्ट्रपति जी की बात हो रही है। तो याद रखना ये आर्टिकल 63 मतलब 63 में दिया गया है, 63 में दिया गया है। और 64 में क्या दिया गया है? 64 में दिया गया है राज्यसभा का जो उपराष्ट्रपति जी हैं वो राज्यसभा के सभापति होंगे। क्या? सभापति होंगे। तो ये भी आप याद रखेंगे। अनुच्छेद 66 में क्या दिया गया है? तो इसमें उपराष्ट्रपति जी का जो निर्वाचन है ना वो दिया गया है, निर्वाचन जो है वो दिया गया है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं यार मेरे पास पेन नहीं है और वही समस्या है कि उस वजह से मैं सही से लिख नहीं पाता हूँ।
और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, ध्वनि की चाल किस में सर्वाधिक होती है? ध्वनि की जो चाल है वो किस में सर्वाधिक होती है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना ध्वनि है उसकी चाल ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, तो इसको आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। और कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका अहमदाबाद में है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका अहमदाबाद में है। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? तो चावल जो अनुसंधान संस्थान है वो आपका कटक में है, इसको भी ध्यान रखना। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो उसको भी एक बार लिख लो यार, शिमला में है। कहाँ पर है दोस्त? शिमला में है, तो इसको भी नोट कर लो। और देखो आपका एक वन अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ है? वो देहरादून में है। तो ऐसे सभी को, वनस्पतिक अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? लखनऊ में है। इन सभी को आप याद में रखेंगे यार। और देखो याद दिया है, किस शहर ने अपने आप को वैश्विक गेमिंग बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाने के लिए गेमिंग वीज़ा लॉन्च किया है? ये आपके लिए देखो इम्पोर्टेंट है यार, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। और यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दुबई। क्या हो जाएगा? दुबई। मैं याद रखने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है, ओलंपिक प्रतीक में काला गोला किसे दर्शाता है? ओलंपिक अभी चल रहा है, पेरिस ओलंपिक चल रहा है ना, और इसमें जो गोले होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, कौन सा गोला किसे किसे दर्शाता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है यार पूछ लिया जाएगा तो क्या करोगे? तो आप एक क्वेश्चन सही करके आओगे। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा अफ्रीका को। किसे दर्शाता है? अफ्रीका को, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया। यूरोप को किस कलर का गोला दर्शाता है? बताओ यूरोप को। तो याद रखना नीला, नीला कलर का जो गोला है वो यूरोप को दर्शाता है। एशिया को कौन सा गोला दर्शाता है? बताओ एशिया को। तो याद रखना जो पीले रंग का गोला है ना, पीला, वो एशिया को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया को कौन से रंग का दर्शाता है? बताओ। तो याद रखना वो हरा है, ठीक है, वो कौन सा है? हरा है। और जो लाल रंग का है वो किसे दर्शाता है? बताओ लाल रंग का। तो याद रखना वो अमेरिका को दर्शाता है। ऐसे देखे होंगे ना छल्ले टाइप के ऐसे, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये किसे दर्शाते हैं, कौन सा गोला किस रंग का किस को दर्शाता है, वो आपको याद रखना है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? फुटबॉल का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? तो फुटबॉल का जन्म यार सीधा सा यहाँ पे आंसर याद रखना, इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ से ये भी बात बनती है कि कब हुआ था, तो याद रखना ये आपका हो जाएगा 1857 में हुआ था। कब हुआ था? 1857 में हुआ था। इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब जो था उसका नाम था शेफील्ड फुटबॉल क्लब। शेफील्ड फुटबॉल क्लब, याद रखना। और इसकी एक संस्था है जिसका नाम है फीफा। क्या है? फीफा। अब फीफा की फुल फॉर्म आपको पता होगी, क्या है बताओ? याद रखना इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो याद रखना पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस। पेरिस कहाँ पड़ता है बताओ? पेरिस में अभी गेम चल रहा है ना, पेरिस कहाँ पड़ता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि सबसे खराब समय को झेलने वाला व्यक्ति सबसे अच्छे भविष्य का निर्माण करता है। बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन बस उसके लिए क्या है कि उस समय जो समय खराब आपका चल रहा है वो आपको सही से समझ आना चाहिए और आपके हृदय में वो जगह बना ले। मतलब आपको ये चीज़ महसूस हो जानी चाहिए कि वाकई में समाज में जो हमें इज्जत मिलनी चाहिए वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। बस उसी दिन से आप अपने लिए काम करना स्टार्ट कर देंगे। और ये सच्चाई है कि आपको अगर सफल होना है तो आपको अपने लिए काम करना पड़ेगा, अपने लिए काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो दिया है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये कहाँ से कहाँ तक कौन से आर्टिकल में मिलते हैं बताओ? कहाँ से कौन से आर्टिकल में मिलते हैं? तो याद रखना ये 36 से 51 मतलब 36 से 71 तक आपको
मिलते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, देश के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? देश के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो वो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बलदेव सिंह जी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए गए हैं, बलदेव सिंह। और देखो, अगर आपसे गृह मंत्री पूछेगा तो याद रखना जो गृह मंत्री थे वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और इन्हें सरदार की जो उपाधि है ये कहाँ, बारदौली में मिली थी। कहाँ मिली थी? बारदौली सत्याग्रह में मिली थी। और बारदौली में इन्हें किसने ये उपाधि दी थी? तो याद रखना महात्मा गांधी जी ने दी थी। और पूछा जाएगा पहली बार इन्हें सरदार कह के किसने सरदार किसने बोला था? तो याद रखना बारदौली की महिलाओं ने इन्हें सरदार कह के संबोधित किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। आसफ अली जी से क्या याद रखना है? तो याद रखना आसफ अली जी जो हैं ये पहले रेल मंत्री थे। कौन? पहले ये रेल मंत्री थे। और ये आपको याद भी रखना है क्योंकि रेल का पेपर देने जा रहे हो ना, रेल से संबंधित, और रेल मंत्री आपको पहले पता होने चाहिए और इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। और देखो यहाँ पर दिया है, एनटीपीसी लिमिटेड ने ATD वेस्ट अवार्ड 2024 में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये देखो करंट का क्वेश्चन है दोस्त और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे याद रखना तीसरा स्थान हासिल किया है। एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म है वो आपको पता है क्या? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन आपका हो जाएगा एनटीपीसी का फुल फॉर्म। और दूसरा यहाँ पे आपको याद रखना कि ATD अवार्ड 2024 में एनटीपीसी को तीसरा स्थान हासिल हुआ है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं। देखो 17 हो गया, मैं रुका नहीं, 1 मिनट के लिए रुकूंगा क्योंकि मैं रोज़ कहता हूँ हो सकता है किसी दिन वाकई में मेरी जबान पे माँ सरस्वती विराजमान हो और मैं कहता हूँ कि जो मेरी आवाज़ को सुन रहा है, जिनके भी कान मेरी आवाज़ को सुन रहा है, जो मुझे देख पा रहा है, उसको इस बार 100% वर्दी मिल जाएगी। 100%, ये मैं अपनी सच्ची आत्मा से कह रहा हूँ। और हो सकता माँ भगवती विराजमान हो तो ये सत्य भी हो जाएगा। और आप भी अपने भाई को यार एक बार सपोर्ट कर दो, लाइक वाला बटन दबा दो। जितने भी पुराने दोस्त हैं वो तो सब कंटिन्यू दबाते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अगर आप मेरे साथ नए जुड़े हो तो यार अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ और एक बार लाइक वाला बटन दबाओ। और साथ में क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको 50 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे इंपॉर्टेंट रोज़। और साथ में 50 प्रश्नों की आपको PDF भी मिलती रहेगी। जो आप रोज़ पढ़ेंगे वो आपको रोज़ PDF भी मिलती रहेगी। उसके लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, बस एक बार यार शेयर कर देना क्लास को। अगर शेयर कर दोगे, जितना ज़्यादा शेयर कर दोगे, देखो शेयर अगर हो गया सही से तो मैं बहुत जल्दी यार लाइव आ जाऊँगा। क्योंकि देखो सबको पता है यार, अपना भी वही हाल है जो आपका है, एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं। ठीक है, अब उसके लिए डाटा चाहिए यार। अपने पास 10 GB या 15 GB डाटा नहीं होता, उसके लिए वाईफाई लगवाना मतलब 1000 रुपये महीने का कहाँ से लाएंगे यार? अपने पास 100 रुपये नहीं होती है जुगाड़, ये सत्य है। और आर्मी की तैयारी या फौज की तैयारी, आप बोल सकते हैं कि गरीब घर से बिलोंग करता हूँ यार, सीधी सी बात है। और यहाँ पे देखो दिया गया है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आपके लिए HW है। इसका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। और मुझे पता है कि आप मेरी सपोर्ट, मेरी सहायता ज़रूर करेंगे और एक बार क्लास को शेयर करेंगे यार। थोड़ा सा यार बस एक क्लास को भी वायरल करा दो, किसी को भी आप लोग स्टेटस वगैरह कुछ भी लगा दो, हो जाएगी। देखो यहाँ पे दिया है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और क्या कहते हैं राज्य में जब आपातकाल लगता है, तो तीनों आपको पता होने चाहिए कौन से अनुच्छेद के तहत होता है ये सब। तो देखो जो वित्तीय आपातकाल है उसकी घोषणा तो अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है तो कौन से अनुच्छेद के तहत आपातकाल इमरजेंसी लगाया जाता है? तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होगा यहाँ पे 356। अब 352 जो है, 352 भी आप याद रखना। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल है। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल देश में 3 बार लग चुका है, लेकिन वित्तीय आपातकाल देश में एक भी बार नहीं लगा है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, सरकरिया आयोग का संबंध है, सरकरिया आयोग का संबंध है, किससे संबंध है? केंद्रीय और राज्य के बीच संबंधों से, या नागरिकता संबंधित कानून से, या हंटर समिति से? तो यहाँ पे आप याद रखना जो सरकरिया आयोग है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के संबंधों से। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है?
तो कल भी मैंने आपको बताया, ताप का मात्रक बताया था, कार्य का मात्रक बताया था, जो कि आप मुझे खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है, और कार्य का और ताप का ये मैंने कल आपको 2 बताए थे शायद, और वो उसका विद्युत विभवांतर का भी बताया था। ठीक है, मुझे देखो याद है, आप भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको भी रिपीट हो जाए। और यहाँ पे दिया गया है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊँ, स्पष्ट सुनने के लिए आपको कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। कितनी? 17 मीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। और 25 सेंटीमीटर को अगर आपने टिक किया है तो याद रखना, किसी चीज़ को स्पष्ट देखने के लिए कम से कम न्यूनतम जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, किसी चीज़ को स्पष्ट देखने के लिए। ठीक है, स्पष्ट देखने के लिए 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रश्न का जवाब 17 मीटर हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड बैंक जो है उसकी स्थापना यहाँ पे पूछ दी गई है। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसकी स्थापना यार 1944 में हुई थी। कब हुई थी दोस्त? 1944, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब। और इसका जो मुख्यालय है ना वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो ये भी आप याद रखेंगे। 1945 में किसकी स्थापना हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो ये भी याद रखना है। 1948 में किसकी स्थापना हुई थी बताओ? यहाँ पे आपको बताना है कि 1948 में किसकी स्थापना की गई थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका जो सही जवाब याद रखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है तो आप क्या बताएंगे? बताओ। तो इसका जो मुख्यालय है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। तो इसको भी आप याद रखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और जो राष्ट्रीय जो अभी मैंने आपको बताया था संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो वो याद रखना, वो यूएनए जो है आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। पेरिस 2024 ओलंपिक समापन समारोह में भारत की राष्ट्र ध्वजक कौन होगी? ये देखो, पेरिस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसीलिए मैं सॉरी जितना ज़्यादा होता है आपको बताता रहता हूँ। तो यहाँ पे याद रखना, मनु भाकर, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और विनेश फोगाट जी को आपको पता होगा अयोग्य ठहरा दिया गया, क्योंकि उनका 100 ग्राम वजन बस ज़्यादा निकल आया था, वो भी फाइनल में। मतलब कि अगर वहाँ पे वो ना बाहर की जाती तो गोल्ड मेडल भारत का पक्का था। समझ रहे हो ना? ये हमारे लिए बहुत ही निराशा की बात है कि हमारी विनेश फोगाट जी अयोग्य ठहराई गई और भारत एक गोल्ड मेडल से चूक गया है। और यहाँ पे देखो दिया गया है, किसी विधायक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो किसी विधायक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो यहाँ पे याद रखना, वो लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना, वो किया जाता है राष्ट्रपति जी। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर मैं आपसे अभी ये पूछ दूं कि परीक्षक जो है, महालेखा परीक्षक जो है वो प्रेजेंट टाइम में कौन है, वर्तमान में कौन है, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना, वो हैं मिस्टर गिरीश चंद मुर्मू जी। ठीक है, गिरीश चंद मुर्मू जी हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, मिस्टर श्री गिरीश चंद मुर्मू जी हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, ये आपको याद रखना है। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो याद रखना, इनका जो मूल नाम था वो है मणिकर्णिका। और देखो मणिकर्णिका घाट भी है, कहाँ पर है? तो याद रखना, वो बनारस में है। और मैं आपको बता दूं, ये जो रानी लक्ष्मीबाई जी हैं इनकी शादी झांसी में हुई थी, ये भी बनारस की ही थी। ठीक है, कहाँ की? वाराणसी की ही थी। तो इसको भी आप याद रखेंगे दोस्त। और इन्होंने 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किया था, ये भी आप याद रखना क्रांति का। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो आपको एक
बहुत अच्छी बात। मुझे नहीं पता कि ये प्रश्न पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे देश के युवा, मेरे भाई, मेरी बहनों को ये प्रश्न पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैनिक अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। बताओ, ये इस चीज़ को पढ़ के कभी ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं यार, कि कितने वो लोग वीर रहे होंगे जिनके बारे में सुन के हमारा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर इनके पैरों की धूल भी मिल जाए ना, तो शायद हम लोगों का ये जीवन सफल हो जाए। तो यहाँ पे याद रखना, वो हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना किसने कहा था? ह्यूरोज ने। हो सकता है पूछ लिया जाए, तो ये भी आप याद रखेंगे कि ह्यूरोज ने बोला था। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, थोड़ा डूबूंगा और फिर थोड़ा टूटूंगा, लेकिन मैं फिर लौट आऊँगा, ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। ये काफ़ी बार मैं आप लोगों को बता चुका, सुना चुका। लेकिन चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? ये देखो करंट के भी आपके कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आज मुझे लग रहे हैं, तो यहाँ पे याद रखना, उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है किस देश, तो वो देश है फिजी। कौन सा है दोस्त? फिजी है। और देखो फिजी जो है ये कब दिया गया था? तो याद रखना ये 6 अगस्त 2024। आज कितनी है? आज शायद 9 अगस्त है, तो 6 अगस्त को ये दिया गया था। और इस पुरस्कार का नाम जो है, फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो याद रखना उसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। क्या है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, याद रहेगा ना। वहाँ के राष्ट्रपति जी ने दिया था। उन वहाँ के राष्ट्रपति जी कौन है पता है? रातू बिलियामे। कौन है? रातू बिलियामे। नाम काफ़ी लंबा था, मुझे जितना याद हुआ उतना मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, रातू बिलियामे। अगर इतना भी याद रहेगा ना, तो आप सही जवाब की तरफ बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो याद रखना ये 1896 में पहली बार गाया गया था, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? कलकत्ता अधिवेशन में। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है, साइमन कमीशन किसके शासनकाल में भारत आया था? साइमन कमीशन जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना ये आया था इरविन के शासनकाल में। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और वो सन क्या रही थी? तो याद रखना 1928 में आया था। कब? 1928 में। ये भी पूछ दिया जाता है। और यहाँ पे देखो, मैं और आपको बता दूँ, सॉरी, देखो और चीज़ें याद रखना कि गांधी जी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन किया था ना। वो कब किया था? तो वो किया था 1930 में। कब किया था? 1930 में किया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ था। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब इरविन के काल में हुआ था। ठीक है, इरविन के काल में गांधी जी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन और लंदन में जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ये दोनों आपको याद रखने हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? तो याद रखना ये दिया था इन्होंने 1942 में। लेकिन डेट क्या थी? तो याद रखना वो थी 8 अगस्त। क्या थी? 8 अगस्त। और यहाँ पे देखो, पता है आपको, यहाँ से आप एक चीज़ याद रखना कि करो या मरो का जब नारा दिया था, वो उन्होंने कब दिया था? जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन जब प्रारंभ किया था, तभी इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। अब आपको याद रहेगा ना दोस्त? तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो, मैंने आपको फिर एक बार बोल देता हूँ कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो, और मेरी आवाज़ को जो भी मेरे दोस्त सुन रहे हैं उन सभी को इस बार 100% वर्दी मिल जाएगी। ये देखो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने बहुत कोशिश किया फ़ौज में, कभी मेडिकल में बाहर हुआ, 3 बार मेडिकल में बाहर हुआ, 2 बार फाइनल मेरिट में बाहर हुआ। शायद मेरी किस्मत में नौकरी नहीं थी, ऐसा मुझे लगा। लेकिन मुझे एक सच्चाई से कभी नहीं भागना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई थी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरी मेहनत में कमी रह गई थी, इसीलिए मेरा नहीं हुआ। तो ये रोना नहीं रोना है दोस्त, 100% देना है। होगा या नहीं होगा वो बात की बात है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो भगवान ने कुछ अच्छा सोच रखा होगा, ये भी सत्य है। और आप सब बढ़िया से मेहनत करिएगा। और एक बार बस क्या करना है दोस्त को यार, लाइक वाला बटन और साथ में दबा देना और शेयर कर देना यार थोड़ा क्लास को, और अपने और
क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से क्या होता है ना, आपको क्लास जैसे ही मिलेगी ना, आप तुरंत उसे देख पाएंगे और सभी क्लासें आपको मिल पाएंगी। अब देखो यहाँ पे प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना वर्ष क्या है। होम रूल लीग की स्थापना वर्ष क्या है, तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना वो है 1916। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना है एनी बेसेंट जी और बाल गंगाधर तिलक जी, आपको याद रखना। वैसे ऑप्शन में आपको एनी बेसेंट जी मिलेंगी, जो कि आप लगा देना, आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एनी बेसेंट जी। और देखो यहाँ पे 1875 दे रखा है। 1875 में क्या हुआ था बताओ? 1875 में अगर याद हो तो बताओ। इंडियन लीग क्या हुआ था? इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, इंडियन लीग की। और इसको किसने किया था? सीसी कुमार घोष जी ने किया था। इंडियन लीग की जो स्थापना है सीसी कुमार घोष जी ने किया था। 1906 में तो सभी को पता होगा क्या हुआ था। तो इसमें तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और सलीम उल्लाह खां और क्या था, आगा खां। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है? तो देखो ये प्रश्न पूछे जाते हैं दक्षिणतम। मैं इसको गलत कर देता हूँ, मैं आपको बताऊँ, मैं जितनी बार इसे देखूंगा ना उतनी बार मुझसे गलत होगा। मैं दक्षिणतम और वो क्या कहते हैं, दक्षिणतम किनारा और दूसरा कौन सा पूछता? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उत्तरी पूछता है और दक्षिणी पूछता है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दक्षिणतम किनारा है, दक्षिणतम बिंदु है भारत का, वो हो जाएगा कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। और बताओ इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट कौन सा भारत का किनारा है? बताओ, बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ये आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपको लगता है मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि आप जब गूगल पे सर्च मारेंगे उससे रिलेटिव भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको, समझे ना। अब देखो यहाँ पे दिया है पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है? अभी मैंने आपको बताया था 50 किलोग्राम। ऑप्शन बी। कैटेगरी होती है 50 किलो, 56 किलो, 62 किलो। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं कि 50 किलो ही वजन हो, 2 किलो कम भी होता है। और 54, 55, मतलब 54 तक, सॉरी 52 तक, और इधर 48 से जो भी होगा वो बीच में 50 की कैटेगरी में खेलता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये रेसलिंग से संबंधित थी। किससे? रेसलिंग से संबंधित थे, इसलिए ये पूछी जाएंगी। और क्योंकि ये फाइनल में अयोग्य घोषित की गई, फाइनल इनका जब राउंड चल रहा था, मतलब फाइनल राउंड में थी, तब इन्हें अयोग्य घोषित किया गया। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना, यहाँ पे आपका आर्टिकल अनुच्छेद 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 हो जाएगा, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 में दिया गया, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 25 में धर्म एवं धर्म की स्वतंत्रता आ जाती है, ये याद रखना, धर्म से संबंधित है। और यहाँ पे 24 में तो याद ही होगा, 24 को 14 से याद रखा करो कि 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो कारखानों में पूर्ण रूप से प्रतिबंध हैं कार्य करने के लिए। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया है पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया जल्दबाजी में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कितनी जल्दी क्लास को किया जाए ताकि आपका डाटा कम खर्च हो, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे दिया गया है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो यहाँ पे प्रथम आपको पता होना चाहिए, पहले तो याद रखना कृषि से संबंधित थी। किससे? कृषि से संबंधित थी। अब ये किस मॉडल पर आधारित थी ये पूछ देगा, तो याद रखना हैरोल्ड डोमर मॉडल। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और आपकी जो दूसरी और तीसरी थी ना, वह महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी। कौन सी? दूसरी और तीसरी, आपकी दूसरी और तीसरी जो थी वो महालोनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और पहली का जो कार्यकाल था वो भी याद रखना, ये 1951 से 56 तक था। ठीक है, और दूसरी जो थी वो 56 से 61 तक थी। दूसरी जो थी वो 56 से 61 तक थी, इसको भी आप याद रखना। और इसमें क्या था, इसमें मुख्य जो फोकस किया गया था दूसरी में, वो भारी उद्योग पे किया गया था, भारी उद्योग पे। तीसरी में भारी उद्योग और कृषि दोनों पे किया गया था। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो डीपी धर मॉडल है, ये पंचवर्षीय योजना 5वीं योजना से संबंधित है।
पाँचवीं योजना से, ठीक है। प्रथम, द्वितीय मैंने और तृतीय आपको बताई थी, पाँचवीं से संबंधित है और इसका जो कार्यकाल था वो भी याद रखना 74 से 79 तक, ठीक है। यहाँ पे 1900 नहीं लगाया मैंने, 1900 लिख देता हूँ, 1974 से 1979 तक। इसमें मुख्य जो जोर दिया गया था वो गरीबी हटाओ, निर्धनता अन्मूलन पे विशेष जोर दिया गया था, गरीबी हटाओ पे। तो इसको भी आप याद रखेंगे और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ये तो है ही यार, ये क्वेश्चन तो सार्वजनिक क्वेश्चन है मतलब पूछे जाएंगे यार। यहाँ पे याद रखना बिहार, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, सबसे कम। बिहार में इसका क्या है मतलब कि प्रति वर्ग किलोमीटर का क्या है, तो याद रखना इसका हिसाब है 1100 कितना था, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में क्या है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। जो इनका घनत्व है वो आप याद रखेंगे, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका की अगर भैया बात करेंगे तो वो होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, जिसकी लंबाई 90 से क्या होता है बताओ, सेंटीमीटर, मीटर क्या होता है, तो याद रखना सेंटीमीटर, ठीक है। और फीमर जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, और सबसे छोटी हड्डी जो है ये तो सबसे बड़ी है फीमर, जांग की हड्डी होती है, सॉरी। और स्टेपिस जो है वो कान में होती है, सबसे छोटी हड्डी, ठीक है, सबसे छोटी हड्डी होती है। कान में टोटल 3 हड्डियां होती हैं, ये भी आप याद रखना। और यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत होती है, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो ये आपका HW। देखो आज 2 क्वेश्चन मैंने दिए, और जो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं ना कि भैया बहुत हलवा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, वही से नहीं आते हैं, भैया मैं कोई टीचर नहीं हूँ। पहली चीज़, मैं खुद स्टूडेंट हूँ और मैं जो पढ़ रहा हूँ वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। 1 घंटा दे दिया करो, 30 मिनट की क्लास है, 30 मिनट में पढ़ लो, PDF ले लो, PDF को नोट करोगे, सीधा आंसर आपने पढ़े ही हैं, सारे आपको याद हैं भाई, सीधे कहते हो 49 है 50 में से, बहुत अच्छी बात है, तो आंसर भी लिख लिया करो, फिर चेक कर लिया करो कितना गलत किया और कितना सही किया, ठीक है ना। ऐसे खुद का टेस्ट भी दे दो, आपको याद भी हो जाएगा, एक क्वेश्चन 3 बार 4 बार आप रिपीट भी हो जाएगा आपका, और 1 घंटे का समय लगेगा, ठीक है ना। और इसका जवाब आप दे देना। और यहाँ पे दिया है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बांग्लादेश में अभी तख्ता पलट हो रहा है, हो गया है, ठीक है। शेख हसीना जी हिंदुस्तान आ गई हैं, ये भी आपको पता ही होगा। अब यहाँ पे बात ये है कि अब कौन वहाँ का है जो प्रमुख नियुक्त हुआ है, तो याद रखना वो है मोहम्मद यूनिस। और इन्हें मैं आपको बता दूं, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी शायद मिल चुका है ना, नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। और इससे पहले जो वहाँ की PM थी वो शेख हसीना जी थी, याद रखना। और बकर उज जमान ये वहाँ के सेना प्रमुख हैं, ये भी आप याद रखना, ठीक है। अभी जो सेना प्रमुख हैं वो भी आप याद रखना। देखो यहाँ दिया है UNDP बनाता है, UNDP क्या बनाता है, तो यार याद रखना है मानव विकास सूचकांक जो है वो कौन बनाता है? UNDP मानव विकास सूचकांक बनाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलोगे? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है सही समय कभी नहीं आता, जो समय अभी है वही समय सही है। क्योंकि दोस्त मैं आपको सच बता रहा हूँ, 1 मिनट का नहीं भरोसा किसी का भी, है ना, कब कौन कहाँ, ठीक है, क्या हो क्या पता यार, जीवन का कोई भरोसा नहीं। जिस पल में हो उस पल को पूरी मौज के साथ जियो और अपना सफलता के लिए 100% लगा दो। क्योंकि आप देखो व्यक्ति यहाँ से जब चला जाता है ना, क्या मैं आपको बताऊं, मैं यार भोले का भक्त हूँ और मेरी जो संगत है वो लड़कों की कम रहती है, साधुओं से ज़्यादा रहती है।
तो मैं तो वहाँ बैठ के सिर्फ एक चीज़ को जानता हूँ और सीखा है मैंने कि सब माया है, सब मोह है, कुछ नहीं है, अंत में सभी को वहीं जाना। मैं किसी जात धर्म पे वो नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे सीधा पता है कि भगवान ने किसी के साथ भेद नहीं किया, जन्म भी सबका सेम और मरण भी सबका सेम। तो फिर ये नीचे जो सिस्टम बना रखा है ये सिर्फ हम लोगों ने बना रखा है ना, ये सिर्फ मानव ने बना रखा। अदरवाइज किसी जानवर में आपने देखा कि कोई कहे कि हम वो जात के, हम वो नहीं। अगर चिड़िया है तो चिड़िया है, तोता है तो तोता है ना। तो ऐसे मानव है तो मानव है, जात क्या लाई यार, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। और देखो यहाँ पे साफ साफ दिया है कि भारत में संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, बताओ। तो याद रखना वो है चौथी अनुसूची। अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12 हैं क्या, भाग कितने हैं, 25 हैं क्या। ये सब चीज़ें आपको यार रट जानी चाहिए, पता होनी चाहिए। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में कौन पंचायती राज्य से संबंधित है, कौन निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज्य से संबंधित है। तो हाँ यहाँ पे क्या बताओ कौन सी समिति है। तो यहाँ पे जो समिति है ना वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, बताओ, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति बताओ किससे संबंधित है। तो याद रखना मौलिक कर्तव्यों से, मौलिक कर्तव्यों से। तो ये भी आप याद रखेंगे। और कई बार तो मेरे कई दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स में भी और वैसे भी कह देते कि भैया आप कितना पढ़े हो, क्या मतलब आप क्या हो, इतना सब कैसे आपको पता है। तो मैं बताऊं, एक लाइन मुझे याद रहती है कि किसके हाथ में प्याली है, किसके मुंह में बोटी है, किसके हाथ में प्याली है और किसके मुंह में बोटी है। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बस मेरी उम्र छोटी है, ठीक है। क्योंकि ये ना मुझे संघर्षों ने ऐसा बना दिया यार, मैं ऐसा नहीं था, सच में नहीं था। देखो यहाँ पे दिया है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, बताओ। तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है वो अरस्तु हो जाएगा, ऑप्शन सी। अरस्तु जो है ये सिकंदर का गुरु था, सिकंदर का गुरु था। सिकंदर कहाँ का शासक था, मैकदुनिया का शासक था। कहाँ का, मैकदुनिया का शासक था, याद रहेगा ना। चाणक्य जी से तो आपको पता ही होगा, अर्थशास्त्र, ठीक है। चरक से चरक संहिता आपको पता ही होगी। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन सा अभ्यास का आयोजन किया है। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ये आपके करंट का क्वेश्चन है। और आपको पता होना चाहिए कि भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है। तो वो है पर्वत प्रहार, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए पर्वत प्रहार आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो क्या थी। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, बताओ। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो दोस्त अज्ञात है। वो अज्ञात पता क्यों है, क्योंकि ये एक चित्रात्मक प्रकार की है जो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये एक मतलब फोटो होते ना, क्या बोलोगे, चित्रात्मक, ठीक है, फोटो वाली, तो उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो इसलिए ये अज्ञात है। तो चलते हैं, देवनागरी तो हमारी हिंदी और ये तो पता ही होगा आपको। और चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है, इनमें से बताओ। कौन सा प्राचीन स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। तो वो अकबर का मकबरा नहीं है, ठीक है ना। और कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, ये तो है ही। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। लाल किला भी है। और यहाँ पे देखो दिया है निम्नलिखित में पेसमेकर शब्द का संबंध है। पेसमेकर शब्द का संबंध है, तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और ये हृदय से संबंधित है। और देखो इससे मैं आपको और बता दूँ कि सिरा अलिंद गांठ को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। यह कोशिकाओं का एक समूह होता है, एक कोशिकाओं का एक समूह होता है, ये आप याद रखना। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे दिया है बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। देखो अभी इनका निधन हुआ है, मैंने आपको बताया है कि जो अभी जैसे कि वहाँ पे बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, ठीक है, वहाँ पे नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। और जो अभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जिनका निधन हुआ है, ये सब जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपसे पूछे जा सकते हैं। याद रखना, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा,
सही जवाब हो जाएगा। और मैं आज उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग मेरे साथ जुड़े हो, आप लोगों ने पूरा सहयोग किया है और आप लोगों ने बहुत अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया है। इसके लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने भी शेयर किया है ना, मुझे एक बार स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। और नहीं तो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज देना यार। इंस्टाग्राम मेरा कैसे मिलेगा मैं बता दूँ। चलो देखो, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जीके जीएस क्यूज लिखा है ना, जीके जीएस क्यूज लिखा हुआ है ना, ऐसा आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। देखो जब आप क्लास देख रहे हो, वहाँ पे 14 पॉइंट कुछ के ऐसे सब्सक्राइबर लिखा होगा, क्लिक करना, वहाँ पे खुलेगा चैनल खुलेगा, वहाँ पे लिखा होगा देसी फ्रॉम गांव वाला। वो उसके नीचे एक लिंक लगा होगा जो कि टेलीग्राम का लिंक है, जहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप को, और वहाँ से आपको पीडीएफ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। वहीं पर वन मोर लिंक करके और लिखा होगा, उस पर अगर क्लिक करोगे तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट खुल जाएगा, जहाँ पे आप मुझे स्क्रीनशॉट अगर भेज दोगे तो मैं, जाओ अच्छा दोस्त, आपको 2 समोसे खिलाऊंगा गारंटी के साथ, ठीक है। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक मेरे सभी शेरों को मेरा जय हिंद।